बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर में एक 18 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था विवेक। विवेक जब 2 साल का था तभी उसके माता पिता एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। कोई सगा संबंधी नहीं था जो उसे अपने साथ रखे, तो गांव के एक बुजुर्ग मुरली काका उसे अपने साथ ले आए। मुरली काका खुद बहुत गरीब थे लेकिन दिल के बहुत अमीर। विवेक बचपन से ही खेतों में काम करता, मवेशियों को चराने जाता और बदले में लोगों से थोड़ा बहुत अनाज या पुराने कपड़े मिल जाते। कभी कभी तो दिन ऐसा गुजरता कि खाने को बस सूखी रोटी और प्याज मिलती, लेकिन फिर भी विवेक ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, नहीं कभी अपनी किस्मत को कोसा। गांव के स्कूल में पढ़ाई करने की उसे बहुत इच्छा थी, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वो रोज स्कूल के बाहर बैठकर खिड़की से झांकता और जो कुछ भी मास्टर जी पढ़ाते उसे चुपचाप सुनता और याद कर लेता। मास्टर जी कई बार देखते पर कभी कुछ नहीं बोले। एक दिन उन्होंने विवेक को बुलाया और कहा, बेटा पढ़ना है तुम्हें? विवेक की आंखें चमक उठीं। जी मास्टर जी, बहुत मन है पर किताबें नहीं है मेरे पास। मास्टर जी मुस्कुराए, कल से अंदर आकर बैठो, किताबें मैं दे दूंगा लेकिन मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। विवेक की जिंदगी में यह पहली रोशनी की किरण थी। विवेक ने दिन में खेतों में काम करना जारी रखा और शाम को स्कूल आता। वह हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत करता। गांव वाले भी धीरे धीरे उसके व्यवहार और लगन को देखकर प्रभावित हुए, पर अभी भी वह गरीबी के उसी गड्ढे में फंसा था। एक दिन गांव के पास के जंगल में आग लग गई। गांव के कुछ लोग वहां फंस गए। विवेक भी खेत से लौट रहा था। उसने देखा कि एक छोटे बच्चे की मां चीख रही है। उसका बच्चा जंगल में रह गया था। लोग डर के मारे अंदर नहीं जा रहे थे। विवेक ने बिना कुछ सोचे समझे पानी का घड़ा उठाया, एक कपड़ा भिगोया, उसे मुंह पर बांधा और आग की तरफ दौड़ पड़ा। लोग चिल्लाते रहे, अरे मत जा, जल जाएगा, लेकिन विवेक ने किसी की नहीं सुनी। कुछ ही मिनटों में वो बच्चे को अपनी गोद में उठाए बाहर आ गया। उसके कपड़े थोड़े जल गए, हाथ झुलस गया, लेकिन बच्चा सही सलामत था। गांव के लोगों ने पहली बार उस गरीब अनाथ लड़के को असली हीरो की नजरों से देखा। वो बच्चा विधायक साहब का पोता था जो पास के शहर से गांव घूमने आए थे। जब उन्हें पता चला कि एक गरीब लड़के ने आग में जाकर उनके पोते की जान बचाई है, तो वो खुद गांव आए और विवेक से मिले। विवेक सामने आया, उसके चेहरे पर घाव थे पर मुस्कान भी थी। विधायक साहब ने उसका सिर सहलाया, बेटा तुमने मेरा कर्ज चुका दिया है, अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। बताओ क्या चाहिए? विवेक ने सिर झुका लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब, बस पढ़ने का मौका चाहिए। विधायक साहब मुस्कुराए और बोले, अब तुम हमारे शहर में रहकर पढ़ोगे, मेरी देखरेख में। तुम्हारी पढ़ाई का, रहने का और हर जरूरत का खर्च मैं उठाऊंगा। वो दिन था और आज का दिन गांव में ये बात फैल गई कि कर्म कभी खाली नहीं जाता। विवेक अब शहर जा चुका था, लेकिन उसका मन आज भी उसी मिट्टी में रमा था जहां उसकी जड़ें थीं। शहर का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और हर कोई अपनी ही दुनिया में मग्न। विवेक को शुरू में बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। विधायक साहब ने उसे अपने एक पुराने स्कूल में दाखिल करवा दिया। वहीं पास के एक छात्रावास में उसका रहना और खाना भी तय करवा दिया। विवेक के पास अब किताबें थीं, पढ़ाई का माहौल था और सबसे बढ़कर एक लक्ष्य था। लेकिन राह इतनी आसान नहीं थी। शुरू में उसे क्लास में बहुत परेशानी हुई। बाकी लड़के अंग्रेजी में धारा प्रवाह बात करते थे, ब्रांडेड कपड़े पहनते थे और उसे एक गांव का गंवार समझते थे। कई बार उसका मजाक उड़ाया गया, देखो ये देहाती, पंखा भी नहीं चलाना आता, या इसे तो कंप्यूटर का सी भी नहीं पता होगा। विवेक चुप रहता, पर अंदर ही अंदर हर मजाक को एक चुनौती बना लेता। वह दिन में जितना स्कूल में सीखता, रात को हॉस्टल की छत पर बैठकर उतना ही दोहराता। धीरे धीरे उसने किताबों से दोस्ती कर ली और शब्दों से रिश्ता बना लिया। छात्रावास में भी वो दूसरों से अलग था। जहाँ कुछ लड़के खाने के बाद थाली वहीं छोड़ देते थे, वहीं विवेक अपना बर्तन धोकर रखता। जो खाना बचता वो हॉस्टल के बाहर बैठे भूखे बच्चों को दे आता। एक रात की बात है, वह रात के खाने के बाद हॉस्टल के बाहर बैठा एक बूढ़े भिखारी को रोटी दे रहा था। उसी समय एक अध्यापक
सुधांशु सर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि विवेक बिना दिखावे के उस बूढ़े आदमी को खाना दे रहा था और फिर खुद वहीं बैठ गया बिना किसी घमंड के। अगले दिन स्कूल में सर ने उसे स्टाफ रूम में बुलाया और पूछा, क्यों करते हो ये सब बेटा? विवेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर जब मेरे पास कुछ नहीं था तो भी एक बुजुर्ग ने मुझे अपनाया था। अब जब थोड़ा बहुत मिला है तो किसी और के काम आना मेरा धर्म है। सुधांशु सर का दिल पसीज गया। उन्होंने उसी समय तय किया कि वो विवेक को हर तरह से सहयोग देंगे। वे रोज स्कूल के बाद 1 घंटे उसे गणित और विज्ञान में गाइड करने लगे। विवेक की मेहनत अब रंग लाने लगी थी। साल के अंत में स्कूल में वार्षिक परीक्षा हुई। परिणाम वाले दिन पूरे स्कूल में सरगर्मी थी। सबको आश्चर्य हुआ जब टॉप 3 में विवेक का नाम आया, जिसे एक समय देहाती कहा जाता था। लेकिन उससे भी बड़ा चमत्कार तब हुआ जब एक प्रतिष्ठित संस्था द्वारा आयोजित राज्य स्तर की छात्रवृत्ति परीक्षा में विवेक को पहला स्थान मिला। पूरे स्कूल में तालियां गूंजने लगीं। समाचार पत्रों में उसकी तस्वीर छपी, गांव का बेटा बना शहर का सितारा। विधायक साहब को जब ये खबर मिली तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने तुरंत उसे घर बुलाया और गले से लगा लिया। बेटा, अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो। मैं बस एक सीढ़ी था, चढ़ना तुम्हें खुद आया। विवेक ने हाथ जोड़कर कहा, साहब सीढ़ी अगर मजबूत न हो तो ऊपर पहुंचने की हिम्मत नहीं होती। हालांकि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत एक और इम्तिहान लेने वाली थी। एक दिन विवेक को गांव से एक खबर मिली, मुरली काका बीमार हैं और हालत नाजुक है। हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई नहीं था। विवेक ने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत शहर से गांव निकल पड़ा। बस से उतरते ही वो मुरली काका के टूटे फूटे घर की ओर भागा। घर के बाहर कुछ ग्रामीण चिंतित चेहरे लिए बैठे थे। अंदर जाकर देखा तो मुरली काका बिस्तर पर लेटे हुए थे, कमजोर, थके हुए और सांसें धीमी। काका, विवेक ने उनका हाथ थाम लिया। मुरली काका ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, बेटा तू आ गया, अब मुझे चैन है। विवेक की आंखें भर आईं। काका ने उसे बड़ा किया था, माँ बाप की ममता दी थी और आज वो जीवन की अंतिम डगर पर थे। विवेक ने तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाया, पर उन्होंने कहा, ज्यादा देर हो चुकी है, इन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। गांव में कोई गाड़ी नहीं थी, एम्बुलेंस बुलाने का इंतजार समय की बर्बादी होता। विवेक ने एक बैलगाड़ी का इंतजाम किया, एक पतला गद्दा बिछाया और खुद काका के सिरहाने बैठ गया। रास्ता मुश्किल था, लेकिन उसका मन दृढ़ था। रात भर यात्रा के बाद जब वो शहर के अस्पताल पहुंचा, तब तक काका बेहोश हो चुके थे। डॉक्टरों ने आईसीयू में भर्ती किया और कहा, इलाज संभव है, लेकिन खर्चा करीब 40,000 रुपए आएगा। विवेक के पास कुल 1,800 रुपए थे, जो उसने छात्रवृत्ति मिलने के बाद बचाए थे। वो अस्पताल की लॉबी में बैठ गया और खुद से कहा, अगर आज काका को कुछ हुआ तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तभी अस्पताल के बाहर एक हंगामा हुआ। भीड़ जमा थी। एक महिला चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे को खून चाहिए, निगेटिव। कोई है क्या? विवेक तुरंत बाहर गया और बोला, मेरा ब्लड ग्रुप निगेटिव है, मैं दूंगा। डॉक्टरों ने उसका परीक्षण किया और उसे तुरंत ब्लड बैंक ले जाया गया। उसने खून दिया और महिला के बच्चे की जान बच गई। महिला ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, बेटा तू भगवान है, मैं एक अमीर व्यापारी की पत्नी हूँ, जो मांगोगे दूंगी। विवेक ने बस इतना कहा, मेरे लिए दुआ करिए कि मेरे काका बच जाएं, और अगर आप कुछ कर सकती हैं तो बस उनके इलाज में मदद कर दीजिए। महिला भावुक हो गई। उसी क्षण उन्होंने अस्पताल के काउंटर पर जाकर 50,000 रुपए जमा करवा दिए। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और 2 दिन बाद मुरली काका की आंखें खुली। विवेक की दुनिया में उजाला लौट आया। उस महिला ने बाद में विवेक के बारे में अपने पति को बताया। कुछ ही दिनों में एक प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था ने विवेक को बुलाया और कहा, तुम्हारे जैसे लड़कों की देश को जरूरत है। उन्हें विवेक के संघर्ष, सेवा और चरित्र की पूरी कहानी मिली थी। संस्था ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए पूरी स्कॉलरशिप देने का प्रस्ताव दिया। साथ ही मुरली काका के इलाज और देखभाल का जिम्मा भी संस्था ने ले लिया। 5 साल बाद विवेक अब एक सिविल सर्विस ऑफिसर था। गांव में एक छोटा सा स्कूल खुलवाया था, जिसका नाम था मुरली विद्या मंदिर, और बोर्ड पर नीचे लिखा था, सपनों को पंख तब मिलते हैं जब कर्म सच्चे हों।
गांव में जब भी कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ने की बात करता, लोग उसे विवेक की कहानी सुनाते। विवेक अब अनाथ नहीं था, गरीब नहीं था, वो अब समाज का बेटा था, गांव का गौरव था। एक दिन एक रिपोर्टर ने विवेक से पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? विवेक मुस्कुराया और बोला, जब आपके पास कुछ नहीं होता, तब आपके पास एक चीज होती है, कर्म। और अगर आप सही कर्म करते हैं तो किस्मत को भी आपके सामने झुकना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें।